तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है R.H. विटिकर, जिसको हम रॉबर्ट हार्डिंग विटिकर कहते हैं। ये अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, सन 1969 में 1969 में एक 5 वर्गीकरण की पद्धति को क्या किया, इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इसका मतलब ये है कि याद कीजिए, जब टू किंगडम क्लास में हमने पढ़ा था तो केरोस लिनस ने क्या किया था, कोशिका भित्ति के आधार पर केवल प्लांट और एनिमल में बांट दिया था। लेकिन प्लांट और एनिमल के अलावा भी बहुत सारे जीव हैं जिनमें अलग लक्षण थे। तो R.H. विटकर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने जीवों को 5 मुख्य कैटेगरी में, 5 मुख्य जगत में डिवाइड किया। वो कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं पहला क्या है। तो विटकर हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो पहला है मोनेरा किंगडम, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये 5 जगतों को, जीवों को विटकर ने वर्गीकृत किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब सवाल ये उठता है कि इन 5 जगत में ऐसे कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले मोनेरा। मोनेरा में पहला है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज मोनेरा के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। आइए समझते हैं प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले जीव कौन कौन से हैं। क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूरिनोलाइट्स, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोआ। ये आपके 5 मुख्य प्रोटिस्टा जगत में आने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। फंजाई में देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, डिट्रोमाइसिटीज। प्लांटी में समझते हैं कौन कौन से प्लांट आते हैं इसमें। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये 5 मुख्य रूप से प्लांट में ऑर्गेनिज्म आते हैं। एनिमल में बात करते हैं, एनिमल में बहुत सारे जीव आते हैं। इनमें से 2 उसको वर्गों में बांटा गया है, नॉन कॉर्डेट्स एंड है, तो सेकंड है कॉर्डेट्स। तो आने वाले हम वीडियो में इन सभी एग्जांपल्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारा मुख्य फोकस कहाँ पर रहेगा? विटिकर के क्लासिफिकेशन पे रहेगा। तो हमने क्या पढ़ा कि 1969 में R.H. विटिकर ने क्या किया, जीवों को 5 जगतों में डिवाइड किया। कौन कौन सा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इन सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे तो उसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मुख्य चीज़ों पे। अब बात समझने वाली बात यह है कि बार बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके डिवाइड करने का मेन बेस क्या होता है, क्या इसका आधार माना गया है। तो ये समझते हैं 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मापदंड क्या क्या थे। तो पहला है बच्चों, कोशिकी संरचना या कोशिका की बनावट, यानी कि सेल किस प्रकार का है। तो उन्होंने देखा कि जो कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक हैं उसको अलग जगत में रखा गया, और जो बाकी यूकैरियोटिक को अलग रखा गया। अब बच्चों आप समझना चाहते हैं कि सर ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। देखिए, आपने कहीं ना कहीं कोशिका की संरचना आपने पढ़ी होगी, सेल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। तो सेल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रॉपर एक न्यूक्लियस के घेरे हुए एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं क्या भाई, इसको कहते हैं हम, ये सपोज दैट कि क्या है, ये आपका क्या है, ये सेल है। सेल के बीच में क्या होता है, एक संरचना होती है जिसको हम केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक को घेरे हुए क्या हो, झिल्ली हो, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जिन भी कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन कोशिकाओं को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। लेकिन जिन कोशिकाओं में, जिन जीवों की कोशिकाओं में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जिस प्रकार से जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को देखो, बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो कैसे हो गए, प्रोकैरियोटिक हो गए। तो कोशिका की संरचना और कोशिका की बनावट स्ट्रक्चर के आधार पर इन्होंने बांटा कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है शारीरिक संरचना, यानी कि जीव की जटिलता, जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो जीव है, जिसको जो बॉडी है, वो क्या एक कोशिका से बनी है या बहुकोशिका से बनी है। एक कोशिका को हम कहते हैं यूनिसेलुलर, बहुकोशिका को कहते हैं मल्टीसेलुलर। इसका मतलब है कि वह जीव जो केवल एक ही प्रकार कोशिका से मिलकर बनी हुई है, हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। लेकिन जैसे कि हम क्या हैं, बहुकोशिकीय, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जितने भी एनिमल्स कैसे हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एक कुछ एग्जाम्पल क्या आएगा आपका, पढ़ेंगे मोनेरा जगत में जो होता है उन प्रकार से, जो अमीबा है, पैरामीशियम है, और आपके
बैक्टीरियाज वगैरह हैं, सब कैसे हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तो ये भी इसका आधार माना गया। तो हम दूसरा देख लिया। थर्ड जो आधार माना गया था पोषण की प्रक्रिया, यानी कि पोषण का प्रकार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो जो जीव है वो भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है, किस प्रकार लेता है या कैसे बनाता है। तो भोजन के लेने की प्रक्रिया जो होती है उसके आधार पर इन्होंने इसको क्या क्या डिवाइड किया। तो पहला है स्वपोषी। स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक्स का मतलब आपको समझते होंगे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक। और ऐसे जीव जो अपना भोजन का निर्माण किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, स्वयं नहीं बना पाते, क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं, हेट्रोटॉपिक कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको अलग जगत में रख दिया गया। इसके मतलब है पोषण की प्रक्रिया के आधार से डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट है बच्चों प्रजनन। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन, अपने ही समान लक्षण वाले जीवों को उत्पन्न करना ही क्या है, प्रजनन कहलाता है। अब प्रजनन में कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके आधार पर भी क्या है, इन्होंने मुख्य आधार माना कि अगर जो जीव अलैंगिक जनन करने वाले उसको अलग रखा जाए, जो जीव लैंगिक जनन करते हैं वो अलग रखा जाए। आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट जो पांचवा उसका आधार था बच्चों जाति वृत्ति संबंध, यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि एक जीव दूसरे जीव से, उनके जो एंसिस्टर कैसे, उनके पूर्वज कैसे हैं, इनके संबंध में उनका विकास कहाँ से हुआ है, तो इसके आधार पर भी क्या किया गया, इसको क्लासीफाई किया गया। तो ये मुख्य 5 आधार माने गए थे किसके, आर एच विटकर द्वारा। तो कौन कौन सा है, पहले हम पढ़ लेते हैं। कोशिका संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन और जाति वृत्ति संबंध। इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको आप एक बार नोट कर लेंगे क्योंकि नीट में कई बार इसको क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से प्रमुख मापदंड थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके जो 11th एनसीईआरटी है उसमें टेबल नंबर 2.1 होगा, चैप्टर नंबर 2 का बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में देखना। एनसीईआरटी का जो बुक होगा आपके 2.1 में ये एक चार्ट बनी हुई है। इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि विटकर ने जीवों को कैसे क्लासिफाई किया था। तो एक और आपके कॉलम बने हुए हैं लक्षण यानी कैरेक्टर्स, इसको मैं आपके लिए इंग्लिश में भी लेकर आया हूँ, इसको आगे पढ़ेंगे। तो पहला एक और है लक्षण, बाकी सब क्या है, 5 जगत है यहाँ पर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया है। लक्षण के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले क्या है, कोशिका का प्रकार, यानी कोशिका किस प्रकार है। तो सबसे समझते बच्चों, समझने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि इन 5 जगतों में मोनेरा जगत ऐसा जगत है जहाँ पर कैसे होंगे जीव, कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। इसका मतलब ये है कि इनकी कोशिकाओं में इसके जो केंद्रक होंगे उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। बाकी जो 4 जगत हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, सारे के सारे कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। सभी की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, वेल डेवलप्ड कोशिका केंद्रक होती है। तो इसको याद करना बहुत ईजी हो गया। तो मोनेरा को छोड़ दो, बाकी सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं, और मोनेरा कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। फिर दूसरा है कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल के आधार पे बात करते हैं मोनेरा की। तो मोनेरा में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी नहीं होती है, ये बनी होती है किसकी, पॉलीसेकेराइड की, बहुसैकेराइड की और अमीनो एसिड की बनी होती है, अमीनो अम्ल की बनी होती है। मेनली हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, समझ गए। प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा में हर एक जीव में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कुछ जीवों में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। बात करते हैं फंजाई में। फंजाई में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन ये कैसी होती है, सेलुलोज की बनी नहीं होती है, ये किसी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो फंजाई है उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, तो किससे बनी होती है, काइटिन नामक रसायन से बनी होती है। जैसे कि आपको पता है जो पादप जगत होता है, प्लांटिस में क्या होती है, जो सेल वॉल तो प्रेजेंट होती हैं। इसमें क्या होंगी, ये सेलुलोज रहित सेलुलोज होती है, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये कैसी होती है, सेलुलोज युक्त होती हैं। इसमें सेल वॉल पाई जाती है, सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है। क्या हमारे एनिमल्स में सेलुलोज सेल वॉल होती है, बिल्कुल नहीं। एनिमल की खास बात ये होती है कि एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, बाकी सभी में पाई जाएगी लेकिन इसको छोड़कर, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं, वही चीज़ें हैं कि अगर जो कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक हैं उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होंगी, तो याद कीजिए किस में नहीं है, तो मोनेरा जगत में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं। देख पा रहे हैं आप, ये प्रोकैरियोटिक, इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर क्या होंगी, ये केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होंगी, अब्सेंट रहेंगी। बाकी जितने भी यूकैरियोटिक जीव होंगे सब में क्या होंगे, केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती हैं। बात करते हैं बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की, काय संरचना की, तो किस प्रकार होते हैं।
तो बच्चों याद रखेंगे जो मुनेरा और प्रोटिस्टा जगत होते हैं ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिज्म भी पाया जाता है, केवल सेल्स होंगी, बाकी टिश्यूज ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम नहीं पाए जाते हैं, केवल ये एक कोशिकीय होते हैं, सेलुलर लेवल पे होते हैं। कौन कौन सा, मुनेरा प्रोटिस्टा। ठीक है, बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बात करते हैं जो बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी तो टिश्यू बनाएंगी। जो टिश्यू होती है कैसी होती है, लूज होती है, इसको हम कहते हैं अदृढ़ ऊतक। एक बार एक टर्म आया बच्चों, अदृढ़ ऊतक, इसका मतलब होता है जो टिश्यू होती हैं, जो ऊतक होती हैं वो लूज प्रकार की होती हैं, काफ़ी कनेक्टिव नहीं होती हैं। बात करते हैं हम प्लांट में, तो प्लांट तो है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर इसका मतलब ये है कि टिश्यू सिस्टम भी इसमें देखा गया है, इसमें ऑर्गन भी देखे गए हैं और इसमें टिश्यू सिस्टम भी देखा जाता है। बात करते हैं एनिमिलिया में, तो वेल डेवलप्ड होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें ऊतक होंगे, अंग के साथ साथ क्या होंगे, अंग तंत्र होगा, ऑर्गन सिस्टम बना होता है। आप अपने आप जान ले सकते हैं। बात करते हैं किसकी, पोषण की विधि की। अब बात करें मुनेरा की, तो मुनेरा कैसे होते हैं, मुनेरा के कई वेरिएशन देखने को मिलता है। मुनेरा स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कौन कौन सा, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी होते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे जीव जो रसायन के रूप में भोजन को लेते हैं, रसायन, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी रसायन संश्लेषणी कहते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, ये स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भी क्या करते हैं, ये पोषण करते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसके अलावा ये कैसे होते हैं, ये परपोषी भी होते हैं, ट्रॉपिक भी होते हैं। आप समझ पा रहे हैं, ये स्वपोषी भी हैं, रसायन संश्लेषी हैं, प्रकाश संश्लेषी भी हैं। इसके अलावा ये परपोषी होते हैं, नहीं दूसरों पर भी डिपेंड होते हैं। जैसे एक प्रकार से मृतपोषी, इसका मतलब है कि डेड पार्टिकल्स को खाने वाले। उसके बाद उसके अलावा क्या होते हैं, परजीवी भी होते हैं। परजीवी का मतलब होता है पैरासिटिक, ये इसका मतलब है दूसरे जीवों पर निर्भर ये होते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा जो जीव होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी में किस प्रकार के होंगे, स्वपोषी में होंगे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेटिक टाइप्स के इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, हेटेरोटॉपिक भी होते हैं। बात करें फंजाई की, तो फंजाई की खास बात ये होती है कि आप सारे जीवों को देख लीजिए, एनिमिलिया और फंजाई दोनों में एक कॉमन कॉम्बिनेशन हमको मिलता है कि दोनों कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी कि हेटेरोटॉपिक होते हैं। चाहे फंजाई की बात करें चाहे हम एनिमल की बात करें। तो फंजाई की खास बात ये रहेगी कि ये कैसे होंगे, हेटेरोटॉपिक होंगे। इसका मतलब अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। तो किस पे डिपेंड होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं मृतपोषी यानी कि डेड पार्टिकल्स पे, और ये दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। इसको परजीवी रूप में देखा जाता है। प्लांटी का हमको कहना नहीं पड़ेगा, प्लांटी हमेशा स्वपोषी होंगे, हमेशा ऑटोटॉपिक होंगे। हमको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो ये कैसे होंगे, ये होंगे प्रकाश संश्लेषी। बात करते हैं एनिमिलिया जगत के पोषण की विधि की, तो एनिमिलिया में कैसे होंगे, ये होंगे हेटेरोटॉपिक। हम सभी एनिमिलिया में आते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, हम दूसरे पर डिपेंड होते हैं, चाहे जानवर पे चाहे हम पौधों पे। तो हम कैसे हैं, परपोषी हैं। लेकिन परपोषी में किस प्रकार का, तो परपोषी में बच्चों एक शब्द आता है प्राणी संभोजी। एक टर्म आया है एनिमलिया में, प्राणी संभोजी। आई होप इसका मतलब आप लोग को पता नहीं है, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। प्राणी संभोजी का इसको इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक टाइप न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब होता है कि ऐसा परपोषी पोषण जिसमें हम एनिमल के समान जीवों को भोजन के रूप में लेते हैं। इसका मतलब है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, इसको कहते हैं प्राणी समभोजी, प्राणी के समान भोजन करना। उसके अलावा ये कैसे होते हैं, एनिमिलिया में देखा गया है ये मृतपोषी भी होते हैं, डेड पार्टिकल्स को भी ये भोजन के रूप में लेते हैं। तो आई होप इसका आपको आंसर मिल गया होगा। बात करते हैं प्रजनन की विधि, जो हमारा जो 5th लक्षण आज के उत्तर द्वारा दिया गया था, प्रजनन की विधि, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मुनेरा के जितने भी जीव होते हैं ये किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, इसमें होता है संयुग्मन। संयुग्मन को बच्चों कहते हैं कंजुगेशन। उसके अलावा बात करते हैं किसका, युग्मक संलयन को बोलते हैं गैमेट फ्यूजन, किसमें, प्रोटिस्टा में। इसके अलावा इसमें कंजुगेशन भी देखा गया है। इसका मतलब ये है प्रोटिस्टा जगत में गैमेट फ्यूजन भी देखा जाता है प्रजनन के रूप में, और कंजुगेशन भी देखा जाता है। फिर
जो फंजाई प्लांटी एनिमिलिया जितने भी जो बहुकोषीय जीव होते हैं, इनमें निषेचन एक प्रक्रिया होती है, इसके माध्यम से ये प्रजनन करने के लिए सक्षम होते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख पा रहे हैं तो इसको हम हल्का समझ जाते हैं, समझने के लिए सेम वही चीज़ें हैं, बस इसको मैं इसमें इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया हूँ। सेल टाइप वही रहेगी, प्रोकैरियोटिक इसको छोड़ के बाकी सभी यूकैरियोटिक रहेंगे। सेल वॉल अलग अलग होंगे, जो मोनेरा होंगी इसमें सेलुलोज नहीं रहेंगे, इसमें प्लेंट रहेंगी। इस प्रकार से इसको आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब बच्चों इसको याद कैसे करें? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हमको जानना है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इनके जो कैरेक्टर्स हैं कि कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक है, कौन पोषण कैसे करता है, इसको कैसे याद करके रखें। तो आपके लिए मैं एक ट्रिक बना कर लाया हूँ। अब ट्रिक को समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। अब किंगडम मोनेरा को आप कैसे याद करेंगे, चलिए समझते हैं। ट्रिक ये है बच्चों की, ट्रिक यही है कि प्रो यूनी आटो, कीमो फोटो, हेट्रो एसपी। आप कहेंगे सर ये क्या अजीबोगरीब हमको लग रहा है, तो बच्चों ये कुछ नहीं है। किंगडम मोनेरा के लक्षण को जानने का क्या है, एक ट्रिक है। प्रो यूनी आटो, कीमो फोटो, हेट्रो एसपी। चीज़ समझते हैं सबका मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं प्रो का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब क्या है, मोनेरा कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। यूनी का मतलब होता है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं। आटो का मतलब होता है स्वपोषी, ऑटोट्रॉपिक, अपना खाना खुद बनाने वाले। बात करें किसका, ऑटोट्रॉपिक किस प्रकार से, कीमो यानी कि है रसायन संश्लेषी, कीमोसिंथेटिक होते हैं ये। उसके अलावा बात करते हैं फोटो। इसका मतलब अब मैं जब कह रहा हूँ आटो तो दो प्रकार के हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो आप समझ गए इस चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। हेट्रो का मतलब होता है हेट्रोट्रॉपिक। इसका मतलब विषम पोषी, परपोषी इसको कहा जाता है। फिर लास्ट में आता है हेट्रो के बाद लगा है एसपी, यानी एस का मतलब होता है सेप्रोफिटिक, यानी कि मृत पोषी, डेड पार्टिकल्स को खाने वाले। फिर है पी मतलब होता है पैरासिटिक, परजीवी प्रकार के होते हैं। तो आप आई होप इसको आप याद कर पाएंगे। प्रो यूनियाटो, कीमो फोटो, हेट्रो एसपी, ये आपका कुछ ट्रिक है, इसको आप याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि इसके बारे में किंगडम प्रोटिस्टा, इसका भी ट्रिक बहुत बढ़िया है। यूनी आटो फोटो हेट्रो। बताइए क्या होगा। यू का मतलब होता है यूकैरियोटिक, देखो यहाँ पर प्रो लिखा है तो प्रोकैरियोटिक, यहाँ पर यू है तो यूकैरियोटिक। दूसरी बात कैसे होते हैं, ये कैसे होंगे, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे। ऑटोट्रॉफिक, किस प्रकार सा, फोटोसिंथेटिक होंगे। कैसा रहेगा उसका जो पोषण कैसा होगा, ये होंगे हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा भी हमने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, आगे बढ़ते हैं किंगडम फंजाई। बहुत ईजी किंगडम फंजाई का है। ये कैसे होंगे, यू मल्टी हेट्रो एसपी, मतलब कि यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफैटिक एंड पैरासिटिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं किंगडम कौन सा, किंगडम प्रोटिस्टा, सबसे समझते सॉरी किंगडम प्लांटी। तो इसका बहुत इजी है, यू मल्टी ऑटोफोटो। तो यू फॉर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक टाइप के होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कहाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं किंगडम एनिमिलिया, जो सबसे लास्ट है, सबसे इजी यही है। यू मल्टी हेट्रो होलो एस। अब ये क्या समझो, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेट्रोटॉपिक, होलोजोइक, यानी कि एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, इसको आप नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। एस फॉर सेप्रोफाइटिक। तो आई होप बच्चों की मैंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसको एग्जाम्पल के सहित, ट्रिक के सहित, इसका बेस को बताते हुए मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जरूर कुछ न कुछ वैल्यू मिल पाई होगी।